समझना है। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस कहता है उस टेंडर प्राइस को आप निकालोगे कैसे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली बात आपके पास क्या क्या मिलेगा। नंबर 1, व्हेन पास्ट पीरियड कोस्ट एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड आर गिवन। आपके पास क्या दे रखा होगा, पास्ट पीरियड कोस्ट और यूनिट प्रोड्यूस्ड दिए होंगे, मतलब ये बता रखा होगा कितने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुई है और पिछला मटेरियल और वेजेस की अमाउंट कितनी है। क्या नहीं दिया होगा, एंड टेंडर प्राइस इज़ टू बी डिटरमाइंड फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। मतलब अगर आपको पास्ट पीरियड कॉस्ट और यूनिट प्रोड्यूस्ड गिवन हो तब आप कैसे टेंडर प्राइस निकालोगे। सेकंड हम इस बुक में पढ़ेंगे व्हेन पास्ट प्रोडक्शन क्वांटिटी इज़ नॉट गिवन। अब आपको क्या नहीं दे रखा, पास्ट पीरियड कॉस्ट नहीं दे रखी। एंड अब्सॉर्प्शन ओवरहेड रेट इज़ टू बी डिटरमाइंड फॉर डिटरमाइनिंग टेंडर प्राइस। अब आपको अलग अलग ओवरहेड अलग अलग रेट्स के हिसाब से निकालने हैं, मतलब वो बताएगा। वैसे तो हमें याद ही है कि अगर फैक्ट्री के खर्चे होते हैं तो वेजेस पे निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑफिस के होते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट पर निकल जाते हैं, और सेलिंग के होते हैं तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निकल जाते हैं। तो ये वाली बात वो सेकंड पॉइंट में बता रहा है हमें कि अगर नहीं दे रखा हो तब आप ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे व्हेन टेंडर प्राइस हैज़ टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और नेचर ऑफ कॉस्ट। मतलब डिपेंड करेगा आपके मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड ये सब किस हिसाब से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। थर्ड हम करेंगे फोर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस व्हेन कॉस्ट आर गिवन इन परसेंटेज। जब आपको कॉस्ट इन परसेंटेज गिवन हो तब क्या करेंगे। तो अभी तो पहले केस की ही 3 आगे केस हैं कि जब आपको पास्ट पीरियड कॉस्ट दे रखी हो, ठीक है, और तब आपको टेंडर प्राइस निकालना हो तब क्या करोगे। देखो कहता है कि जब आपको पास्ट पीरियड कॉस्ट आपकी और यूनिट प्रोड्यूस्ड गिवन हो और टेंडर प्राइस आपको निकालना हो फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी पर, तो 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करनी है, ठीक है। आपको डाटा दे रखा होगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है। दूसरा वो कह रहा है कि आपको उस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, मतलब 7 के साथ डिवाइड करते हुए हम निकालते नहीं है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, वो निकालना है। थर्ड बात वो ये कहता है जो भी आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा ना, फिर उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देना ताकि आपका क्या निकल आए, टेंडर प्राइस निकल आए। अब इसमें 3 केस आ गए। पहला केस क्या आया, देखो इसी वाले में पॉइंट में, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन पास्ट कॉस्ट एंड पास्ट परसेंटेज प्रॉफिट। पहला केस पढ़ेंगे जब आपका पास्ट कॉस्ट और पास्ट परसेंटेज प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस ना हो। दूसरा हम करेंगे व्हेन देयर इज़ ए चेंज इन पास्ट कॉस्ट, कि पास्ट कॉस्ट में चेंज हो लेकिन परसेंटेज में चेंजेस ना हो। तीसरा हम करेंगे व्हेन देयर इज़ ए चेंज इन पास्ट कॉस्ट एंड पास्ट परसेंटेज प्रॉफिट। अब दोनों में चेंजेस हो जाए, पहले दोनों में चेंजेस नहीं थे, फिर एक में चेंज हुआ, दूसरे में नहीं था, अब क्या था, दोनों में चेंजेस हो गया, पास्ट कॉस्ट और परसेंटेज प्रॉफिट में। तो पहला कराने जा रही हूँ व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन पास्ट कॉस्ट एंड पास्ट परसेंटेज प्रॉफिट। कहता है जब इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो लास्ट ईयर के डाटा को उठाकर आपने कॉस्ट शीट तैयार करनी है, उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, और जितना भी प्रॉफिट दिया होगा उसको ऐड करके आप टेंडर प्राइस कैलकुलेट कर लोगे। देखो जरा सेकंड इलस्ट्रेशन, मुझे यहीं से बताते रहना, ठीक है। कॉस्ट शीट आपको बनानी आती है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिख लेंगे, क्लोजिंग का क्या करेंगे, लेस कर देंगे। फैक्ट्री वेजेस फैक्ट्री में ऐड हो जाएगी। मटेरियल परचेज, अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, पहले मैं लिखूंगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। आपके पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री वेजेस लिया तो वर्क कॉस्ट आ गई, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिए तो ये भी फैक्ट्री का ही पार्ट है आपका, तो आपके पास क्या निकल आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आपका ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक नील है, अगर होता तो ऐड हो जाता, और क्लोजिंग फिनिश स्टॉक आपका 29,000 रुपये का है, तो इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करते ही आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, आपका सेल दिया हुआ है 1,41,500 का, उस 1,41,500 में से 1,30,500 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचाएगा, 11,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमें ऊपर वाला ध्यान से पढ़ना है, क्या कहता है,
द नंबर ऑफ शीट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 3 मंथ वॉज 2200, यानी कि पहली कोस्ट शीट कितने की तैयार हुई, आउटपुट 2200 रुपये की। एंड द प्राइस इज टू बी क्वेटेड फॉर 648 शीट इन ऑर्डर टू रिलीज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू एज्यूमिंग नो अल्ट्रेशन इन रेट ऑफ वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। उसने पहले कहा था नो चेंज, कि अब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2200 शीट एंड कोटेशन फॉर 648। वो कह रहा है आपको 3 महीने में निर्मित चादरों की संख्या 2200 रुपये थी और 648 चादरों का मूल्य आपको कोटेशन प्राइस यानी कि टेंडर प्राइस बताना है कि अगर 2000 के ये रेट थे तो 648 के कितने होंगे, मतलब कंपैरिजन करके ही बताओगे वो। तो जो हमने बनाई है ये तो 2200 शीट की है। देखो ज़रा, आपका मटेरियल कंज्यूम्ड 63,500 का था, 2200 से डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर कितना आ गया 28.86। हर को हमने किससे 2200 से डिवाइड कर दिया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 72.50 की। ठीक है, अब नीचे आ जाओ कि 648 शीट का कितना टेंडर प्राइस होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 72.50 पर शीट थी, ठीक है, कॉस्ट 72.50, तो 648 की कितनी हुई इंटू 648, कितना आया टोटल कॉस्ट 46,980 रुपीज़। लेकिन आपको साथ के साथ 2 चीज़ निकालनी है, पास्ट कॉस्ट और परसेंटेज। तो मुझे परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो देखो बीच में मैंने निकाला हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट था 11,000, कॉस्ट थी 1,30,500, मल्टीप्लाई किया 100 तो कितना आ गया 8.429, छोटा कर दिया 8.43%। तो हमने इस प्रॉफिट का मतलब ऑन कॉस्ट है ना उसका 8.43% कर दिया, कितना आ गया 3,960 रुपये। ये किसका क्या है 46,980 रुपये का। ठीक है, तो आपका टेंडर प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 50,940 रुपये आ गया। पहला पॉइंट समझ आया। बस आपने कुछ नहीं करना, कॉस्ट तक आपको पर यूनिट निकालना है। ठीक है, फिर उसी पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कर देना, बस फिर टेंडर प्राइस बता देना जितने का उसने पूछा है। सेकंड देखो, व्हेन देयर इज ए चेंज इन पास्ट कॉस्ट। अब पास्ट कॉस्ट में चेंजेस होंगे, मतलब मटेरियल भी बदलेगा, लेबर भी, ओवरहेड्स भी बदलेंगे, बट नो चेंज इन परसेंटेज ऑन प्रॉफिट, मतलब आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना ही निकालना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं, पीछे देखो, चलो फटाफट बताओ मुझे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, आपके पास क्या आ गया मटेरियल। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ले लिए, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, और ऑफिस के ले लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 63,000 की आई। सेल कितने की दे रखी थी, बिक्री कितने की हुई 72,450 की, माइनस कर दिया 63,000, आंसर कितना आ गया 9,450 रुपये। अब नीचे देखो क्या कह रहा है 500 स्टोव्स वर मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर 2010, और ये डाटा 2010 का ही था, यानी कि इसकी आउटपुट कितनी है 500 स्टोव्स की है। तो मुझे 500 से माइनस करते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आना है, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, निकालना कितने का है ये देखते हैं। कंपनी हैज़ टू कोटेशन, ये जो कोटेशन वर्ड आएगा यानी कि आपको अलग से एक शीट बनानी पड़ेगी। कंपनी हैज़ टू कोटेशन फॉर द सप्लाई ऑफ 2000 स्टोव इन 2011। कह रहा है अगर 2010 में हम 500 स्टोव मैन्युफैक्चर करते थे, अगर 2011 में मैं 2000 स्टोव मैन्युफैक्चर करूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती है, ये पूछा है उसने। लेकिन चेंज करना चाह रहा है वो पास्ट कॉस्ट में। देखते हैं किस किस में चेंज किया। द प्रपोज्ड स्टोव्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड मेक एंड सिमिलर टू दोज मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रीवियस ईयर, बट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अंडरलाइन करो, बट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 15%। कितना बढ़ाना चाह रहा है वो 15% से कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ाना चाह रहा है।
एंड द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर, अंडरलाइन करो, फैक्ट्री लेबर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, इसका मतलब लेबर कितनी बढ़ जाएगी, 10%. द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज रिलीज ड्यूरिंग 2010 हैज़ टू बी अर्न, एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड रिमेन द सेम एज इन द प्रीवियस ईयर. मतलब बाकी सेम रहेंगे, सिर्फ मटेरियल बढ़ जाएगा और लेबर बढ़ जाएगी. ठीक है, तब आपको बताना है कि कोटेशन प्राइस आपका क्या होगा. अब यहाँ देखो कोटेशन प्राइस कैसे निकालें. पहले मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है. प्रॉफिट देखो कितना था, 9,450 रुपये, डिवाइडेड बाय कॉस्ट 63,000 रुपये, मल्टीप्लाई इंटू 100 यानी कि कितना हुआ, 15% हुआ.